नमस्कार दोस्तों, फंडामेंटल राइट के सेशन नंबर 8 के अंदर मैं शुभेंद्र चौहान आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक के सेशन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया है कि मूलभूत अधिकार क्या होते हैं, किस किस प्रकार के अधिकार जो है वो एक नागरिक को दिए गए हैं। हम लोगों ने इस चीज के ऊपर भी डिस्कस किया कि मूलभूत अधिकारों के फीचर्स क्या है, क्या कारण था मूलभूत अधिकारों को भारतीयों को देने का। इतना ही नहीं दोस्तों, फंडामेंटल राइट कौन कौन से प्रकार की होती है, आर्टिकल 12 क्या है, आर्टिकल 13 क्या, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 इनके ऊपर डिटेल में मेरे द्वारा पुराने सेशन के अंदर चर्चा कर दी गई है। अगर आप लोगों ने उन सेशंस को नहीं देखा है तो आप अभी जाके देख सकते हो। बिल्कुल डिटेल में एक एक आर्टिकल के एप्लीकेशन के साथ में मेरे द्वारा चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, इस सेशन को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोगों को इस लेक्चर की पीपीटी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को कंप्लीट यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, यानी कि आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू के सारे सब्जेक्ट इंक्लूडिंग सी सेट, GS1, GS2, GS3, GS4, एथिक्स सब कुछ पढ़ना है, तो आप लोग हमारे साथ में उड़ान बैच के अंदर जुड़ सकते हो। 17 तारीख से ये बैच जो है वो शुरू हो रही है, जहां पर 900 से ज्यादा लाइव क्लासेस होंगी। प्रीलिम्स और मेंस की आप लोगों को टेस्ट सीरीज दी जाएगी, आंसर राइटिंग भी आप लोगों की कराई जाएगी, प्रैक्टिस कराई जाएगी। यहाँ पर कंप्लीट कंप्रहेंसिव कवरेज इन सारे सब्जेक्ट का आप लोगों को दिया जाएगा। इंटरव्यू प्रोग्राम के अंदर 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, टॉपर्स द्वारा भी आप लोगों को मेंटरशिप वगैरह दी जाएगी। साथ में अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो तो मेंस इनरिचमेंट प्रोग्राम के अंदर आप लोगों को इनरोल कराया जाएगा। ये सब कुछ आपको मिलेगा केवल और केवल 7,999 के अंदर। नीचे लिंक मैंने पिन करा दी है। आप ओरिजिनली वेबसाइट पे जाओगे तो एक्चुअल में इस कोर्स का प्राइस लगभग 14,999 के आसपास दिखाएगा। वहां पर कोड यूज करना पड़ेगा आपको SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को ये कोर्स केवल 7,999 के अंदर मिलेगा। मतलब दिन के 5 रुपए में आप लोगों को ये सारी चीजें जो है वो मिलने वाली हैं। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का यूज करो। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में इन सारी चीजों के साथ में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, जहां पर मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी बना के दूंगा। मैं बताऊंगा कि आप लोगों को किस तरीके से तैयारी करना है। हर हफ्ते मेरे द्वारा टारगेट दिए जाएंगे, यानी कि कंप्लीट हैंड होल्डिंग मैं आप लोगों की करूंगा। बट उसके लिए आप लोगों को कोड जो है वो यूज करना पड़ेगा SRC10। अगर खुद से सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, रेफरल कोड में SRC10 डालो। अनअकैडमी टीम से बात कर रहे हो तो कॉल पे कहना पड़ेगा कि कोड लगाना है तो SRC10 लगाना है। अगर आप लोग हिंदी मीडियम के हो तो आप बोध बैच के अंदर जुड़ सकते हो। 15 जुलाई से बोध बैच जो है वो शुरू हो रही है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि उड़ान बैच के अंदर ऑप्शनल कवर नहीं है। अगर आप लोगों को ऑप्शनल चाहिए तो हम लोगों के पास में केवल ज्योग्राफी ऑप्शनल अवेलेबल है, और ज्योग्राफी ऑप्शनल का भी अगर आप साथ में कोर्स लेते हो तो कॉम्बो में आप लोगों को 14,999 के अंदर ये कोर्स जो है वो पढ़ने वाला है। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आर्टिकल 21A के बारे में। इसके पहले तक आर्टिकल 21 तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब आर्टिकल 21A भारतीय संविधान में डालने की क्यों आवश्यकता पड़ी, थोड़ा सा उसे समझना। देखो, हुआ ये कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर डिस्कस हो रहा था कि भारतीयों को कौन कौन से अधिकार दिए जाएं, तो उसमें दो प्रकार के अधिकार देखे जा रहे थे। एक प्रकार की थी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वाले अधिकार, और दूसरे अधिकार थे सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के अधिकार। पॉलिटिकल अधिकारों के अंदर हम लोग देख रहे हैं इक्वालिटी, रिलीजियस फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये सब कुछ जो है वो पॉलिटिकल अधिकारों के अंदर आ जाता है। 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान जो है वो लागू हुआ। 26 जनवरी के बाद ठीक 27 जनवरी के दिन अगर कोई कहे कि भारत के अंदर इक्वालिटी लेके आना है तो क्या वो लाई जा सकती है? बिल्कुल लाई जा सकती है। जिसने इक्वालिटी को तोड़ा है, जिसने अनटचेबिलिटी परफॉर्म की है, क्या उसे पनिश किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक एक दिन में ही ये सारे अधिकार जो हैं वो दिए जा सकते हैं। ऐसी कंडीशन में इन अधिकारों के अंदर लीगल सेंटिटी दी गई, यानी कि अगर ये अधिकार आपके वायलेट होते हैं तो आप कोर्ट के पास में जाकर डायरेक्ट केस कर सकते हो। मतलब कानूनी बैकअप दिया गया। पर कुछ अधिकार ऐसे थे जो सोशियो इकोनॉमिक अधिकार है, जैसे एजुकेशन का अधिकार। अब आप समझना, 26 जनवरी 1950 के पहले अंग्रेजों के द्वारा कितने स्कूल बनाए गए थे कि देश के अंदर हर बच्चे को पढ़ाई का अधिकार देते हम लोग। क्या भारत की सरकार के पास में इतना पैसा था कि हम लोग सबको शिक्षा का अधिकार दे दें? ऑब्वियसली नहीं था। राइट टू वर्क भी एक सोशियो इकोनॉमिक अधिकार है।
क्या भारत सरकार के पास उस समय इतना पैसा था कि राइट टू वर्क दे दे या मैटरनिटी बेनिफिट दे दे? उस समय पे ये सारे बेनिफिट देना मुश्किल थे। तो ऐसी कंडीशन में इन अधिकारों के लिए लीगल सेंटिटी नहीं दी गई और कहा गया कि ये अधिकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर कवर होंगे। पर जैसे ही सरकार के पास में पैसे आ जाए, यानी कि मनी आ जाए, उसके बाद धीरे धीरे करके भारत सरकार जो है वो इन अधिकारों को देने की कोशिश करे। ऐसी कंडीशन में डीपीएसपी में कोई लीगल सेंटिटी नहीं दी गई, क्योंकि 27 जनवरी के दिन कोई व्यक्ति अगर कोर्ट चले जाता और कहता कि मेरे को तो राइट टू एजुकेशन मिली नहीं, तो फिर सरकार भी सर खुजाती रहती, कोर्ट भी, कि कैसे करे, क्योंकि हो ही नहीं सकता था ना वो। तो यहां पर स्टेट को थोड़ा फ्री हैंड दिया गया, कहा गया कि ये अधिकार देना, पर कब देना? जब पैसे आ जाए, थोड़ा समय बीत जाए। उन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर एक अधिकार था राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार एक बहुत ही जरूरी अधिकार है एक इंसान के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, पर इमीडिएटली आजादी के बाद नहीं दिया जा सकता था। इस कारण से इसे पॉलिटिकल अधिकारों में नहीं बल्कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर जोड़ा गया। धीरे धीरे करके सरकार के पास में पैसे आए, उसके बावजूद भी राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा था, लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया। उस समय पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंटरवीन किया और यूनी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि भारत के अंदर हर एक इंडिविजुअल के पास में शिक्षा का अधिकार है, और जो हमारा अधिकार होता है वो राज्य की ड्यूटी होती है। देयर इज दिस फिनोमिना जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मेरे पास में इक्वालिटी का अधिकार है, तो फिर राज्य की ये ड्यूटी है, स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो मुझे इक्वालिटी प्रोवाइड करे। मेरे पास में अगर अधिकार है शिक्षा का, तो ये राज्य की ड्यूटी है कि मुझे शिक्षा जो है वो प्रोवाइड की जाए, यानी कि एक व्यक्ति को शिक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी ये स्टेट डिटरमाइन करेगा, ये स्टेट की जिम्मेदारी होगी। अब आप कहोगे कि सर एक व्यक्ति शिक्षित है या नहीं है, उसमें गलती तो एक इंडिविजुअल की है ना, व्यक्ति की है, राज्य क्या करे उसमें? एक व्यक्ति का शिक्षित होना या ना होना साधारणतः अगर आप देखो तो आपको लगेगा कि ये एक इंडिविजुअल का काम है कि वो शिक्षा लेगा नहीं लेगा, उसका परिवार का काम है वो शिक्षा लेगा या नहीं लेगा। पर अगर आप उसे ओरिजिनली थोड़ा सा डीपर जाके देखो तो शिक्षा मिलना या ना मिलना सामाजिक चीज है। कैसे समझना? एक व्यक्ति इमेजिन करना ए है, जिसके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, जिसके घर में अच्छे खासे पैसे हैं, जिसकी लोकेलिटी बहुत अच्छी है जहां पर आसपास लोग जो हैं वो पढ़ लिख रहे हैं, जिसके रिलेटिव्स के अंदर लोग जो हैं वो पढ़ लिख रहे हैं, जिसके दोस्त के अंदर लोग जो हैं वो पढ़ लिख रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अपने आप ए व्यक्ति जो है वो पढ़ेगा। वहीं एक और व्यक्ति है बी, जो स्लम वाले एरिया में रहता है, घर में पैसे नहीं है, घर में पैसे नहीं है, आसपास कोई पढ़ता नहीं है, मतलब जो दोस्त वगैरह है वो अंटी कंचे वगैरह खेलते रहते हैं, सट्टा वगैरह लगाते रहते हैं परिवार में भी, है ना। पिता जो है वो शराब पी के रोज रात को कुछ नए कारनामे करवाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को क्या लगता है ए और बी में से कौन सा व्यक्ति पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देने वाला है? ए। पर मैंने ए के कैरेक्टर आपको बताई नहीं, मैंने बस ये बताया कि किस तरीके का माहौल इसको मिल रहा है, किस तरीके का आसपास एनवायरनमेंट, किस तरीके का समाज इसको मिला हुआ है। मतलब कि एजुकेशन जो है वो डिटरमाइन होती है हमारे सोशल फैक्टर से भी। तो स्टेट की जिम्मेदारी क्या है? स्टेट की जिम्मेदारी है कि सब लोगों को इस तरीके का सोशल फैक्टर मिले। क्योंकि जैसे अगर मैं यहां पर बी की ही बात करूं तो हो सकता है कि बी के पास में डॉक्यूमेंट ही ना हो, और डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर स्कूल में एडमिशन कैसे होगा? तो वो सारे इश्यूज जो है वो ना आए। वो जिम्मेदारी किसकी होगी? स्टेट की। तभी तो स्टेट क्या कर पाएगा? राइट टू एजुकेशन दे पाएगा, शिक्षा का अधिकार दे पाएगा। मतलब इस शिक्षा का अधिकार अगर एक व्यक्ति को देना है तो केवल एक व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि उसके आसपास के एनवायरनमेंट को भी हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। और एनवायरनमेंट को एक व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर सकता, उसे सरकार कंट्रोल करेगी। ऐसी कंडीशन में ड्यूटी जो है वो सरकार की है कि एजुकेशन दिलवाना है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इस कारण से राज्य को कहा गया कि आप शिक्षा का अधिकार लोगों को दोगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा। जिसके बाद में आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारतीय संविधान के अंदर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत इंक्लूड किया गया, जहां पर लोगों के मूलभूत अधिकार के रूप में उन्हें शिक्षा का अधिकार दिया गया। जहां पर क्या कहा गया?
कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है वो हर एक बच्चे को दिया जाएगा इन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, 6 साल से कम के बच्चों के लिए, यानी कि प्री एजुकेशन जो होती है, प्राइमरी एजुकेशन, प्री प्राइमरी एजुकेशन, वो आपका मूलभूत अधिकार नहीं है। 14 साल की उम्र के बाद जनरली सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एजुकेशन होती है या फिर हायर एजुकेशन होती हैं, वो मूलभूत अधिकार नहीं है आपका। मतलब राज्य की जिम्मेदारी ये नहीं है कि आपको हायर स्टडी, आपकी इंजीनियरिंग वगैरह जो है वो फ्री और कंपलसरी वे में करवाए। उसकी जिम्मेदारी है कि 6 से 14 साल के उम्र के अंदर एक बच्चे को शिक्षा जो है वो दी जाए। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट क्या केवल इतना कह देने से कि हर एक बच्चे को 6 से 14 साल की उम्र में शिक्षा दिलवाना राज्य की जिम्मेदारी है, क्या इससे लोगों को शिक्षा मिल जाएगी? इवन यहां पर एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि देखो डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 45 जो है वो राइट टू एजुकेशन की बात करता है। उसी आर्टिकल 45 को यहां पर उसी के साथ में आर्टिकल 21A भी अब क्या की बात करता है, राइट टू एजुकेशन की। इवन आर्टिकल 51A जिसके अंदर हम लोग देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटी, उसके अंदर भी कहा गया है कि हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाए, अपने वार्ड को पढ़ाए। ठीक है, तो मतलब राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट, इन तीनों के अंदर कवर है। ठीक है, अब हमारी मूलभूत अधिकार के अंदर तो कह दिया कि 6 से 14 साल की उम्र के बीच में एक बच्चे को शिक्षा देना है, पर क्या इतना काफी होगा या कोई कानून बनाना पड़ेगा जिससे हम लोगों को पता चले कि हाँ चलो इस तरीके से शिक्षा देना है? तो इस कारण से क्या किया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट निकाला गया 2009 के अंदर, जहां पर कहा गया कि हर एक बच्चे को शिक्षा देना है तो उसके स्कूल जो उसके लिए खोला जाएगा वो उसके नेबरहुड के अंदर खोला जाएगा। मतलब शिक्षा जो है वो नेबरहुड के अंदर देंगे। ऐसा नहीं है कि राज्यों ने कहा तो हमने तो स्कूल खोल दिया दिल्ली में, सिक्किम वाले को कह रहे हैं कि भैया आ जाओ दिल्ली तक पढ़ लो, सिक्किम वाला आएगा क्या रोज पढ़ने? ऐसी कंडीशन में राज्य की जिम्मेदारी है कि हर एक जगह स्कूल खुले, तभी इन्वायरमेंट देगा ना राज्य। राज्य का काम क्या होगा, वो इन्वायरमेंट देगा शिक्षा का, जिसके लिए वो स्कूल खोल के देगा, वो इंस्टीट्यूशंस खोल के देगा, है ना, बच्चों के घर पे आएगा, बोलेगा एनरोलमेंट कराओ, है ना। तो वो राज्य का काम होगा माहौल देना। क्योंकि सीधी सी बात है ना, जिस बी बच्चे का मैंने एग्जाम्पल लिया आपको, वो स्लम वाले एरिया में रहता है, उस स्लम में मान लो स्कूल ही नहीं हो तो कैसे जाएगा? या फिर उसके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हो, अपने बच्चे को भी पढ़ने लिखने नहीं भेजना, तो फिर राज्य को घर में आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि देखो आपके बच्चों को, आपको स्कूल भेजने की उम्र हो गई, उसको भेजो। ये एनरोलमेंट कराना राज्य का काम हो जाएगा, है ना। तो वही चीज जो है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर कही गई। क्या कहा गया कि नेबरहुड के अंदर, पड़ोस के अंदर शिक्षा दो, पड़ोस के अंदर स्कूल खोलो, तभी तो शिक्षा मिलेगी पड़ोस में। किसी को भी डॉक्यूमेंट के आधार पर एडमिशन लेने से मना मत करो स्कूल के अंदर। दैट इज द राइट टू एजुकेशन एक्ट, कि बिना डॉक्यूमेंट के भी एक व्यक्ति का स्कूल में, एक बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो सकता है। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को एनरोल करे और उसकी अटेंडेंस को मेक श्योर करे। माहौल क्रिएट करा गया कि पेरेंट्स अगर सजग नहीं है बच्चे की शिक्षा के लिए, अगर बच्चे के घर में माहौल नहीं है शिक्षा के लिए, कोई बात नहीं, आपके घर में टीचर आएगी, वो आपकी एनरोलमेंट कराएगी। उसके बाद में आपको घर पे से नहीं भेजा जाता है स्कूल और आपको काम पे भेज दिया जाता है, ऐसी कंडीशन में आपकी अटेंडेंस भी मेक श्योर कौन करेगी? टीचर करेगी। इवन एज ग्रुप वाइज क्लासेस होंगी। मतलब कि अगर 10 साल का बच्चा है तो 10 साल का बच्चा नर्सरी में पढ़ता है क्या? नहीं। तो 10 साल के बच्चे को अगर इनरोल कराया जा रहा है तो 10 साल की उम्र में उसे किस क्लास में पढ़ना चाहिए, उसके अनुसार जो है उसे क्लास में जोड़ा जाएगा, उसके अनुसार उसे क्लास के अंदर भर्ती किया जाएगा। फिर उसके पुरानी वाली क्लासेस का क्या, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगा के उसको कवर अप कराया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो, चलो अब ये सब तो हो गया। इसके साथ में ऐसा भी है ना कि अगर बच्चे को एनरोल भी करा लिया आपने स्कूल में, स्कूल के अंदर एनरोल कराने के बाद में मान लो सरकारी स्कूल के अंदर बच्चा एनरोल हो गया, आप खुद बताओ, मतलब आप कुछ भी कह लो कि यार हिंदी मीडियम या सरकारी स्कूल के अंदर भेजना चाहिए, बच्चों को हिंदी पढ़ानी चाहिए, पर कल को अगर आप ब्यूरोक्रेट बनते हो तो क्या आप चाहोगे कि आपका बच्चा सरकारी स्कूल में या हिंदी मीडियम के स्कूल में पढ़े?
हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा जो है वो एक प्रॉपर एजुकेशन ले, एक अच्छी शिक्षा ले, है ना। अब बच्चे को माहौल क्रिएट करके स्कूल में एडमिशन तो करा दिया, पर वो सरकारी स्कूल है, उस सरकारी स्कूल के अंदर ठीक से शिक्षा नहीं मिलती, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल नहीं पाएगी। प्राइवेट स्कूल की बात करें तो फिर गरीब का बच्चा प्राइवेट स्कूल के अंदर कैसे जाएगा, वो प्राइवेट स्कूल के अंदर नहीं जाएगा तो फिर उसको वो शिक्षा की क्वालिटी नहीं मिलेगी, वो जॉब अटेंड नहीं कर पाएगा। ऐसी कंडीशन के अंदर तो फिर कुछ हो ही नहीं पाएगा ना, मतलब माहौल क्रिएट कैसे होगा जब तक गरीब के बच्चे को जॉब नहीं मिलेगी तब तक। ऐसी कंडीशन में प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को एडमिशन कराना पड़ेगा। तो 25% तक का रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को दिया गया है प्राइवेट स्कूलों के अंदर, ताकि गरीब का बच्चा भी एक अच्छी क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है वो ले सके। इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है, दैट इज अ नो डिटेंशन पॉलिसी। भारत के अंदर पहले ये काफी अच्छी चली थी। इसको लाने का कारण क्या था? पहले आपने सुना होगा, जब आप बच्चे थे, छोटे थे, तो उस समय पे कहते थे कि यार 8वीं 10वीं तक तो यूं भी फेल नहीं करते, 10वीं के बाद देखते हैं, है ना। 8वीं तक तो यूं भी फेल नहीं करते हैं, 8वीं के बाद देखते हैं क्या होता है। ये सुना होगा आपने, है ना। वही है नो डिटेंशन पॉलिसी। नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब यह है कि 8वीं कक्षा तक जब तक बच्चा नहीं आ जाता, तब तक भले ही उसके मार्क्स कम हो या वो फेल भी हो जाए, उसे क्लास रिपीट मत कराना। आज के समय पे क्या होता है, एक बच्चा अगर फेल हो गया तो उसकी क्लास का रिपीटेशन करा दिया जाता है। नो डिटेंशन पॉलिसी ये कहती है कि क्लास को रिपीट मत कराओ। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि जनरली ये देखा गया कि एक बच्चा है जो मान लो फेल हो गया क्लास सेकंड में, और आपने क्लास सेकंड वापस से उसकी रिपीट करा दी, आपने कहा कि ये थर्ड में नहीं जा सकता। ऐसी कंडीशन में पेरेंट्स को लगता है कि देखो यूं भी बच्चा फेल हो रहा है, तो क्या ही मतलब उसे पढ़ाने से, और बच्चे का भी मन नहीं लगता है कि सेम क्लास क्या वापस पढ़ना। तो फिर क्या होता है कि बच्चा ड्रॉप आउट कर जाता है, कि क्यों ही पैसा खर्च करें। क्योंकि ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा था, इस कारण से कहा गया कि डिटेंशन जो है वो एक व्यक्ति का ना कराया जाए। हालांकि इस नो डिटेंशन पॉलिसी का कई सारे टीचर्स वगैरह ने विरोध किया कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कम हो रही है। इवन प्रथम एक एनजीओ है जो इस चीज के ऊपर रिसर्च करता है और बताता है कि भारत के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कम है। मतलब हम लोगों ने क्वांटिटी अटेंड कर लिया, हम लोगों ने 90% के ऊपर इनरोलमेंट अटेंड कर लिया स्कूलों के अंदर, पर 5वीं क्लास का बच्चा जो है वो पढ़ नहीं पा रहा है किताबें, 3री क्लास की सम नहीं कर पा रहा है, मतलब जो नॉर्मल एडिशन सब्सट्रैक्शन है ना वो नहीं कर पा रहा 5वीं क्लास का बच्चा। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो डाउन हो रही थी। ऐसी कंडीशन में कहा गया कि नो डिटेंशन पॉलिसी स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। राज्य चाहे, मतलब जैसे देश के अंदर थी पहले नो डिटेंशन पॉलिसी, तो फिर कह दिया गया कि अगर मध्य प्रदेश में लग रहा है कि नो डिटेंशन पॉलिसी कंटिन्यू करना तो करे, मध्य प्रदेश को लग रहा है नहीं करना तो ना करे, है ना। चीजें जो है वो फिर राज्यों के ऊपर डिपेंड करा दी। बट नो डिटेंशन पॉलिसी के फेल होने का कारण क्या था, ये जानोगे तो अपने आप एजुकेशन के अंदर एक बड़ी कमी को आप समझ सकते हो। देखो, नो डिटेंशन पॉलिसी अकेले नहीं आई थी। नो डिटेंशन पॉलिसी जब भारत के अंदर लाई गई थी तो उसके साथ में एक और पॉलिसी आई थी, दैट इज अ कंटिन्यूअस कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, दैट इज अ सीसीई। इसका मतलब था कि एक व्यक्ति को, एक स्टूडेंट को कंप्रेहेंसिव रूप से लगातार इवैल्यूएट करो। मतलब कि एक बच्चा है, मान लो सेकंड क्लास में फेल हो जाता है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, मतलब जिसने भी सोचा ना उसको हार पहना देना मेरी तरफ से। एक बच्चा अगर सेकंड क्लास में फेल हो जाता है तो आप अगर उसे क्लास रिपीट कराओगे तो वो ड्रॉप आउट कर जाएगा। उसकी क्लास रिपीट मत कराओ, उसको आगे वाली क्लास में भेज दो, थर्ड क्लास में भेज दो। पर थर्ड क्लास में जाने के बाद में उसे ठीक से इवेल्युएट करो कि सेकंड क्लास में वो क्यों फेल हो गया था। हो सकता है बच्चा लिखने में अच्छा नहीं था, वो बोलने में अच्छा था, तो उसकी एग्जाम लिख के क्यों ले लो, बोल के ले लो, ओरल ले लो। ये काम किसका था इवेल्युएट करने का? ऊपर से कोई सरकार तो नहीं आएगी, मतलब ऊपर से प्रधानमंत्री तो नहीं आएंगे एक एक स्कूल के अंदर कि भैया सेकंड क्लास में तुम्हारी क्या दिक्कत थी। वो तो टीचर ही करेगा ना। तो टीचर का काम था कंटिन्यूअस कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन करना, एक एक बच्चे का देखना कि यार उसके अंदर क्या कमी है और हम लोग उसे कैसे सुधार सकते हैं, या फिर क्या एक बच्चे में स्ट्रेंथ है और हम लोग उस स्ट्रेंथ का कैसे प्रयोग कर सकते हैं।
बच्चे को सेकंड क्लास के अंदर फेल मत करो, थर्ड क्लास के अंदर चेक करो कि उसके अंदर क्या कमी है, क्या स्ट्रेंथ है, उन कमियों को हटाओ, स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाओ। थर्ड क्लास के अंदर शायद वो फिर फेल हो जाएगा, पर इस बार थोड़े कम मार्क्स से होगा। फोर्थ क्लास तक आते आते हो सकता है कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, उसकी वीकनेस कम हो जाए, तो फिर वो पास होगा। फिफ्थ क्लास तक आते आते वो थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करेगा, और सिक्स्थ क्लास तक आते आते वो नॉर्मल मेन स्ट्रीम हो जाएगा। दिस वाज सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, बट इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर ट्रेन टीचर नहीं है। भारत के अंदर टीचर की पहले ही शॉर्टेज है, 50% शॉर्टेज है हमारे यहाँ पे टीचर की, और जो टीचर है भी उनकी ट्रेनिंग तो कराई जाती है, पर प्रॉपर रूप से वो ट्रेनिंग अटेंड करते नहीं है। क्योंकि जनरली जो शॉर्टेज है वो सरकारी स्कूल में है, और सरकारी स्कूल के अंदर टीचर को कोई डर नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ठीक से नहीं पढ़ाऊंगा तो मेरे को निकाल दिया जाएगा। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको खुद को लगता होगा कि यार स्कूल में इतना अच्छा नहीं पढ़ाते, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला टीचर इतना अच्छा क्यों पढ़ा देता है। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी तो है कि जो स्कूल के अंदर टीचर है उसको डर नहीं है कि अगर मैं ठीक से नहीं पढ़ाऊंगा तो बच्चा मेरे यहाँ से स्कूल छोड़ के चला जाएगा। ऐसा नहीं है। कोचिंग वाले को ये डर है कि अगर मैं ठीक से नहीं पढ़ाऊंगा तो बच्चा मेरे यहाँ से छोड़ के चला जाएगा, तो वो अपना बेस्ट देगा। जबकि स्कूल वाला टीचर शायद ज्यादा क्वालिफाइड है एज कंपेयर टू द कोचिंग वाला टीचर, बट उसके बावजूद आपको देखने को मिलेगा कि कोचिंग वाला टीचर इज वर्किंग मोर बेटर। व्हाई? बिकॉज ही इज ट्रेन्ड, बिकॉज उसका काम वो हो गया, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी हो गई इस कारण से। तो क्या हो जाता है कि कई सारे टीचर की ट्रेनिंग रखी जाती, सरकार द्वारा रखती है ट्रेनिंग, बाकी कई सारे टीचर अटेंड नहीं करते हैं कि हाँ क्या करना, देखेंगे जो होगा सो। तो उस कारण से क्या होता है कि ये जो नो डिटेंशन पॉलिसी जो है वो गड़बड़ हो जाती है, जिसके कारण से नो डिटेंशन पॉलिसी को अब हटा दिया गया कि काम की नहीं है। पर दिक्कत ये है कि हम लोगों ने आधा सत्य देखा है। हम लोगों ने केवल नो डिटेंशन पॉलिसी को ब्लेम किया है, हम लोगों ने कंटिन्यूअस कंप्रहेंसिव इवोल्यूशन को ब्लेम नहीं किया है, क्योंकि हमारा एक सिंपल सा सामाजिक स्ट्रक्चर है। सक्सेस इज ऑफ द सिस्टम, फेलियर इज ऑफ द इंडिविजुअल। आप कहीं भी देख लो, अगर कोई हार जाता है, जैसे मान लो आप कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो सिलेक्ट नहीं होगा ना, तो कह दिया जाएगा पढ़ता ही नहीं था। पर अगर वो सिलेक्ट हो जाएगा तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हमने पढ़ा है, हम पेरेंट्स हमने सपोर्ट किया, वहां का डीएम उनका स्कूल सब आ जाएगा कि हमने करा। क्योंकि सक्सेस जो है वो हमेशा सिस्टम की है, फेलियर जो है वो हमेशा आपका होगा। तो यहां पर भी वही हुआ कि डिटेंशन नहीं हुआ। नो डिटेंशन पॉलिसी को जब चलाया गया तो नो डिटेंशन पॉलिसी के अंदर बच्चे की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ठीक से नहीं आई। तो फिर क्या किया गया कि वहां पर ब्लेम किसको किया गया, कह रहे बच्चे की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ठीक नहीं हो रही क्योंकि नो डिटेंशन पॉलिसी खराब है। बट ये पूरा सिस्टम के अंदर क्या लूप होल है, टीचर्स के अंदर क्या लूप होल है, उन्हें नहीं देखा। ठीक है, तो वो सिस्टम यहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है। ये कंटिन्यूअस कंप्रहेंसिव एवेल्यूशन एक और सत्य की तरफ हम लोगों को मोड़ता है। देखो, एक स्कूल में हम लोग बच्चे को क्यों भेजते हैं? केवल ग्रेड लाने के लिए या एक बच्चे को शिक्षित करने के लिए? हम लोग कहते हैं कि स्कूल शिक्षा का मंदिर है। अगर स्कूल शिक्षा का मंदिर है तो व्हाट इज द रियल शिक्षा? क्या है सही ज्ञान? क्या सही ज्ञान केवल वो है जो किताबों में है, या सही ज्ञान प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में है? अगर आपको लगता है कि सही ज्ञान प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में है, तो क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को बढ़ावा देता है? हो सकता है कि एक क्लास के अंदर फेल होने वाला बच्चा पढ़ाई में अच्छा ना हो, पर वो ओरेटर बहुत अच्छा हो सकता है कि क्लास के अंदर फेल होने वाला बच्चा शायद उस किताब को पढ़ने में अच्छा नहीं है, हो सकता है वो साइंस में फेल हुआ हो, मैथ्स में बहुत अच्छा हो सकता है कि एक बच्चा जो है वो मैथ्स में साइंस में दोनों में अच्छा ना हो, पर वो सोशल साइंस में बहुत अच्छा हो। पर मैथ साइंस में खराब होने के कारण उसकी जो ओवरऑल इमेज है, उसका जो ओवरऑल कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन कर दिया जाता है। इवन हो सकता है कि एक बच्चा जो है वो किसी सब्जेक्ट में अच्छा ना हो, पर वो कारपेंटर अच्छा हो सकता है कि कोई मैकेनिक अच्छा हो, क्योंकि हम लोगों को आने वाले समय में इन लोगों की भी तो जरूरत लगेगी। ऐसी कंडीशन के अंदर बच्चों की स्ट्रेंथ के अनुसार उन्हें ट्रेन करना चाहिए, ताकि वो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जो है वो चीजों का सीख सके।
हम लोगों को नॉर्मली एक लिटरेसी पे फोकस करने की बजाय एक रियल एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, तब जाकर एजुकेशन सिस्टम के अंदर रियल चेंजेस जो है वो हम लोग महसूस कर पाएंगे। क्योंकि अभी हमारा फोकस जो है वो केवल लिटरेसी पे है, क्वांटिटी पे है, क्वालिटी पे नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट डज इट से? आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन शुड बी डन। इट डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, है ना। यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन और अरेस्ट, बट एक्चुअल में इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको आर्बिट्ररीली डिटेन नहीं किया जा सकता। मतलब इसके पीछे एक भूमिका समझना। जब भारत आजाद नहीं हुआ था, जब अंग्रेजों का शासन था भारत के अंदर, तो उस समय पे क्या होता था? उस समय पे अंग्रेज जो हैं वो भारत के अंदर क्या करते थे? पुलिस बैठा के रखते थे। वो पुलिस क्या करती थी? जो भी अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बोलता उसको उठा के जेल में डाल देती थी, आर्बिट्ररीली डिटेन किया जाता था। इवन महात्मा गांधी, द फादर ऑफ इंडिया, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इवन जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, वो सब आर्बिट्ररी रूप से अरेस्ट हुए थे। ऐसी कंडीशन में आर्बिट्ररी डिटेंशन को, मतलब कोई व्यक्ति अगर क्राइम नहीं कर रहा है, जबरदस्ती उसको जेल में डाल दिया, उससे रोकने के लिए आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत के अंदर लाया गया, जो कहता है कि कोई भी आदमी को अगर आप अरेस्ट कर रहे हो, क्या लिखा है? कोई भी आदमी, इसके अंदर सिटीजन एज वेल एज एलियन आ जाते हैं, पर एलियन के अंदर इनेमी एलियन नहीं आते। मतलब ये अधिकार इनेमी एलियंस के लिए नहीं है। मतलब ऐसे लोग जो किसी और देश के नागरिक हैं, एक ऐसे देश के नागरिक हैं जिसके साथ में हम लोग युद्ध पे हैं, तो उसे आर्बिट्ररीली हम लोग डिटेन कर सकते हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नो पर्सन का मतलब समझे कि व्हाट दिस नो पर्सन इंक्लूड? डिटेन इन द कस्टडी विदाउट इन्फॉर्म। किसी भी व्यक्ति को आप कस्टडी में नहीं लोगे बिना उसे कारण बताए। जैसे मान लो कि आपको कल को कोई पुलिस वाला गिरफ्तार करता है, तो उसे पहले बताना पड़ेगा कि वो आपको क्यों गिरफ्तार कर रहा है। वो आपको भी बताएगा, साथ में आपके किसी सगे संबंधी को भी बताएगा। हो सकता है वो आपका लीगल एडवाइजर हो या कोई भी हो, उसे वो इन्फॉर्म करेगा कि क्या कारण है आपको गिरफ्तार करने का। पर सर यहां पे तो कहा है कि बिना इन्फॉर्म करे गिरफ्तार नहीं करेंगे, सगे संबंधी का कहां लिखा है? आगे पढ़ना। द ग्राउंड फॉर द अरेस्ट शेल बी नॉर शेल ही बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय द लीगल प्रैक्टिशनर इन हिज चॉइस। मतलब कि एक व्यक्ति को जब अरेस्ट कर रहे हो, तो पहला उसे आप कारण बताओगे कि किस कारण से आप अरेस्ट कर रहे हो। दूसरा कि जिस भी व्यक्ति का अरेस्ट हो रहा है उसके पास में अधिकार है कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन, अपनी जो तरफ की बातें हैं, वो किसी लीगल प्रैक्टिशनर के जरिए बुलवा सकता है, अपने लिए अपनी चॉइस का लीगल प्रैक्टिशनर हायर कर सकता है। पर वो लीगल प्रैक्टिशनर उसकी तरफदारी क्यों करेगा, कैसे करेगा, जबकि वो तो जेल में है। ऐसी कंडीशन में आपको, मतलब जो भी पुलिस वाला है, उसे न केवल आपको बल्कि आपके किसी सगे संबंधी को बताना पड़ेगा, ताकि वो लीगल प्रैक्टिशनर लेके आ जाए आपके लिए। दैट इज आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा कि मान लो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर दिया, आपने कारण भी नहीं बताया, तो फिर भी गिरफ्तार रहेगा। क्या ही हो जाएगा? आर्टिकल 22 इंप्लीमेंट कैसे होगा? मतलब कम से कम, क्योंकि वो तो जेल में है ना, किसी को नहीं बताया, एक आदमी को बिना किसी को बताया जेल में डाल दिया, वो जेल में बैठा हुआ है, जेल में बैठा ही है, निकल तो पा नहीं रहा है, तो वो कहां केस करेगा कि मेरा आर्टिकल 22 वॉयलेट हो गया? नहीं कर पाएगा ना। तो फिर क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो भी व्यक्ति गिरफ्तार हो उसे कोर्ट तक ले जाया जाए। तो दैट इज आर्टिकल 22 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो क्या कहता है कि जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट करोगे या डिटेन करोगे, उसे आप सबसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास में 24 घंटे के अंदर लेके जाओगे। पर याद रखना, ये 24 घंटे के अंदर टाइम ऑफ ट्रेवल इंक्लूडेड नहीं है,
जैसे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गुजरात में और महाराष्ट्र के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के पास में ले जाया गया, तो उस बीच में गुजरात से महाराष्ट्र जाने में जो टाइम लगा है उसमें 24 घंटे इंक्लूड नहीं होंगे। दूसरा, हॉलीडे जो है वो 24 घंटे में इंक्लूड नहीं होगी कि कोर्ट की ही छुट्टी थी। अब 24 घंटे तो कोर्ट की छुट्टी थी, कोर्ट में जज था नहीं तो किसके पास ले जाते, इस कारण से हॉलीडे जो है वो वहां पर इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, तो दैट इज द थिंग, आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और आर्टिकल 22 क्लॉज 3। इसके अलावा महिलाओं को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में अरेस्ट नहीं किया जाएगा, और अगर महिला का अरेस्ट किया जाता है तो महिला ऑफिसर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर कोई महिला ऑफिसर जेल में है, अगर कोई महिला जो है वो जेल में है, ऐसी कंडीशन में पुलिस थाने के अंदर एक ना एक महिला ऑफिसर भी होनी चाहिए ताकि सेक्सुअल असॉल्ट जो है वो ना हो। पर महिलाओं को ऐसा नहीं है कि किसी भी केस में इस समय पर अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा लगता है कि कोई महिला सोसाइटी के लिए डेंजर है, या विटनेस को बदल सकती है, या फिर फॉरेन में भाग सकती है, भारत छोड़ के भाग सकती है, अगर ऐसा लगता है तो उसे फिर इस समय में भी अरेस्ट किया जा सकता है, बट वुमन ऑफिसर की प्रेजेंस होना जरूरी है। दिस इज आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पर देयर इज अनदर एस्पेक्ट टू दिस। इन वी.आर. कृष्णन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978, Supreme Court of India said that jail is an exception, bail is a norm. But what does it mean? What does it mean by jail is an exception and bail is a norm? देखो, बेल का मतलब क्या होता है पहले ये समझना। एक व्यक्ति जो जेल में है, अभी उसके खिलाफ चीजें प्रूव नहीं हुई है, तो वो बेल मतलब कोर्ट को प्रॉमिस वॉमिस करता है कुछ कि देखो मैं फॉरेन नहीं जाऊंगा, मेरे को जब भी बोला जाएगा मैं वापस प्रस्तुत होऊंगा कोर्ट के सामने, पर अभी मेरे को बाहर जाने दो। कोर्ट के अनुसार जनरली हर एक व्यक्ति को बेल दे दी जानी चाहिए। जेल जो है वो एक्सेप्शनल केसेस में दी जानी चाहिए। ऐसे केस जिसके अंदर जो जिस व्यक्ति को जेल में डाला गया है वो अगर सोसाइटी के लिए डेंजर हो, या फिर विटनेस को चेंज कर सकता है, या फिर फॉरेन भाग सकता है, ऐसे प्रकार के व्यक्ति को ही जेल दो, अदरवाइज सबको बेल दे दो। पर ऐसा क्यों? क्रिमिनल को बेल दे दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये तो बात ठीक है आपकी, ये क्रिमिनल को बेल दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बट भारत के अंदर जो न्याय सिस्टम है वो है कि 100 गुनहगार छूट जाएं पर एक बेगुनाह को पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। इमेजिन करना कि आप हो, अपने आप को इमेजिन करोगे तो ज्यादा अच्छे से सोच पाओगे, पर भगवान ना करे ऐसा हो, पर मान लो कि आपको किसी केस में फंसा दिया जाता है, आप 7 साल तक जेल में रहते हो, आपके खिलाफ कोई भी सबूत वगैरह नहीं मिलते हैं, हालांकि आपको बेल भी नहीं जाते 7 साल तक। 7 साल बाद पता लगता कि आप तो बेगुनाह हो और आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाता। पर आपके जीवन से ये 7 साल महत्वपूर्ण 7 साल, वो क्रीमी समय, आपके शायद जवानी का समय हो सकता है ये, जिस समय पे आप अपने करियर को डेवलप कर सकते थे, वो चला गया। डोंट यू थिंक कि आपके साथ में ये इनजस्टिस हुआ है? ऐसी कंडीशन में हर एक व्यक्ति को बेल दे दी जाती है, कुछ केसेस के अंदर जेल के अंदर एक व्यक्ति को रखा जाता है। पर ये जितने भी अधिकार हैं हम लोगों के, ये सब प्यूनिटिव डिटेंशन के हैं, क्योंकि एक व्यक्ति को जब जेल में डाला जाता है तो वो 2 कारणों से डाला जा सकता है। एक कारण हो सकता है प्यूनिटिव, कि आपने कुछ क्राइम किया और उस क्राइम की सूचना पुलिस को मिली और पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया, दैट इज अ प्यूनिटिव। दूसरा होता है प्रिवेंटिव, कि आपने कोई क्राइम नहीं किया पर आप क्राइम करने वाले हो, उसके पहले ही आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और ये कैसे हो जाता है? ऐसा भी हो जाता है क्या? देखो क्या होता है, जैसे मान लो एक रैली निकल रही है कहीं पे और आप एक ग्रुप के साथ में मिलके दंगे भड़काना चाहते हो, पुलिस को इस बारे में जानकारी मिलती है कि आप दंगे भड़काना चाह रहे हो। ऐसी कंडीशन में लार्जर सोशल ग्रुप का बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसी कंडीशन में आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में जेल में डाला जा सकता है, और प्रिवेंटिव डिटेंशन में जब भी जेल में डाला जाता है तो ये अधिकार आप लोगों को नहीं मिलते। प्रिवेंटिव डिटेंशन किन किन आधार पर किया जा सकता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन रिलेशन, भारत के डिफेंस के लिए और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए। वहीं
सेंटर और स्टेट दोनों कर सकते हैं कुछ चीजों के लिए। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, इंडिया नहीं, स्टेट, असेंशियल सप्लाईज और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। पर प्रिवेंटिव डिटेंशन 3 महीने तक का ही होना चाहिए। अगर 3 महीने से ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है तो ऐसी कंडीशन में एक व्यक्ति को एडवाइजरी कमेटी के सामने ले जाया जाए, क्योंकि किसी व्यक्ति को ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे जेल में डाल दिया, क्योंकि दुश्मनी थी, सालों से वो जेल में ही पड़ा हुआ और बोले कि आपके पास में आर्टिकल 22 नहीं है, ना आपको हम मजिस्ट्रेट के पास में ले जाएंगे, ना हम आपको कुछ करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे हम तो वैसा सिस्टम ना हो, है ना, ना ही आपको हम कारण बताएंगे, ना ही आपके परिवार को कारण बताएंगे, हम तो आपको जेल में रखे रहने देंगे, वैसी चीज ना हो ना। इस कारण से क्या है कि 3 महीने तक आप गिरफ्तारी में प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार पर रख सकते हो। 3 महीने बाद आपको एक कमेटी के पास में, जहां पर जज बैठे होते हैं, उनके पास में रखना, ले जाना पड़ेगा उस व्यक्ति को, और फिर कमेटी डिसाइड करेगी कि 3 महीने से ज्यादा उस व्यक्ति को अरेस्ट में रखना है या नहीं, डिटेंशन में रखना है या नहीं। उस बीच में ग्राउंड ऑफ कम्युनिकेशन, डिटेंशन कम्युनिकेट किया जाएगा, और जिस व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार पे गिरफ्तार किया गया, कहा गया कि अरे दंगा भड़का रहा था, तो वो भी अपना पक्ष रख सके कि नहीं, मैं दंगा नहीं भड़का रहा था साहब, मैं तो उस रैली में जाने वाला था और रैली आ ही रही थी, मैं बस जाने ही वाला था, मेरा ग्रुप था, पूरा ग्रुप था, मैं पूरे ग्रुप को लेके उस रैली में जा रहा था, मैं दंगा नहीं भड़का रहा था, मैं उसका पार्टिसिपेशन करना चाह रहा था, मैं उसके अंदर पार्ट लेना चाह रहा था। पुलिस को शायद गलतफहमी हुई, उनको लग रहा था कि मैं दंगा भड़का रहा हूँ, इस कारण से मेरे को जेल में बंद कर दिया। तो डिटेनू भी अपना पक्ष रख सके, अपने प्रूफ वगैरह रख सके, वो भी अधिकार यहाँ पर दे दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो ऐसा रिटर्न कमेंट करना। एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जहां से टॉपर्स निकले हैं दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल से जुड़ सकते हो हमारे साथ में। उड़ान के जरिए मैंने उसके बारे में आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल का अलग से कोर्स लेना है, आप वो भी ले सकते हो, 7,999 के अंदर ये पड़ेगा। हिंदी मीडियम के लिए बोध कोर्स है, उसके अंदर उड़ान वाले सारे बेनिफिट मिलेंगे। इंडिया के ये टॉप एजुकेटर आप लोगों को इनके अंदर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।